बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के शहर में एक बड़ा आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। वे तीनों लड़के बहुत होशियार और निडर थे। उस बड़े आदमी को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं उसके बेटे उसकी जगह न ले लें। वो अब काफी उम्र दराज हो चुका था और उसे लगता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन फिर भी उसका मन अपनी कुर्सी और ताकत छोड़ने का नहीं था। उसने सोचा कि अपने बेटों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें किसी ऐसे काम में लगा देना चाहिए जिससे वे उसी में फंसे रहें और वो खुद आराम से अपनी जिंदगी काट सके। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब मैं थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी बची हुई जिंदगी किसी शांत जगह पर सुकून से बिताऊं। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा कुत्ता चाहिए जो मेरे अकेलेपन में मेरा साथी बन सके। तुम तीनों में से जो भी मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर और छोटा कुत्ता लेकर आएगा, मैं अपनी सारी धन दौलत और अपनी कुर्सी उसी के नाम कर दूंगा। तीनों भाई ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके पिता को अचानक कुत्तों का इतना शौक कैसे हो गया, पर उन्हें लगा कि अपनी जगह बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए वे फौरन मान गए। तीनों भाई अपने घर से निकल पड़े और चलते चलते एक दूसरे बड़े गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी हवेली में उन्होंने रात बिताई। वहां उन्होंने खूब दावत की और आपस में वादा किया कि वे चाहे कहीं भी जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तय किया कि ठीक 1 साल बाद वे इसी हवेली में वापस मिलेंगे और फिर साथ मिलकर अपने पिता के पास जाएंगे। इसके बाद तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर निकल गए। 2 बड़े भाई तो अपनी अपनी राह चले गए, लेकिन अब मैं आपको सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम आर्यन था, उसके बारे में बताता हूं। आर्यन दिखने में बहुत ही प्यारा और स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो इतना बहादुर था कि उसे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता था। आर्यन जगह जगह घुमा और उसने बहुत सारे कुत्ते देखे। उसने शिकारी कुत्ते खरीदे, खेल दिखाने वाले कुत्ते खरीदे और घर में रखने वाले सुंदर बालों वाले कुत्ते भी खरीदे। लेकिन उसे जो भी कुत्ता मिलता, उसे लगता कि शायद इससे भी सुंदर कोई और मिल जाए। जब भी उसे कोई नया और प्यारा कुत्ता दिखता, वो पुराने वाले को छोड़ देता और नए को ले लेता, क्योंकि वो इतने सारे जानवरों को साथ लेकर नहीं चल सकता था। चलते चलते एक रात आर्यन एक बहुत ही शांत और घने जंगल में पहुंच गया। वहां इतनी शांति थी कि उसे डर लगने लगा। वो अपना रास्ता भटक गया और काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी और पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने हार नहीं मानी और बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दूर से एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिलेगी। जैसे जैसे वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा, उसके सामने एक बहुत ही आलीशान और सुंदर महल आ गया। उस महल का दरवाजा सोने का बना हुआ था और वह चमक रहा था। खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच पाया था। महल की दीवारें बहुत ही सफेद और साफ पत्थर की बनी थी। उन दीवारों पर बहुत सारे चित्र बने हुए थे जो पुराने जमाने की कहानियों की याद दिलाते थे। आयन ने देखा कि दरवाजे पर सोने की जंजीर से एक हिरण का सिर लटका हुआ है। वो सोच में पड़ गया कि ये महल किसका हो सकता है। उसे लगा कि यहाँ रहने वाले लोगों को चोरों का बिल्कुल भी डर नहीं है, तभी तो उन्होंने इतनी महंगी चीजें बाहर लगा रखी है। उसने सोचा कि अगर कोई इन्हें चुरा ले जाए तो उसकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। जैसे ही आर्यन ने उस हिरण के सींग को हाथ लगाया, वैसे ही महल का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन बड़ी सावधानी से अंदर गया, लेकिन उसे वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसे बस कुछ हाथ हवा में तैरते हुए दिखे। वे हाथ उसे अंदर आने का इशारा कर रहे थे। आर्यन को बड़ा अजीब लगा, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा सुंदर था। वहां की सजावट देखकर
आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमार आर्यन उन चमकते हुए हाथों को देखकर दंग रह गया, जो हवा में मशाले पकड़े हुए थे। वो अपनी जगह पर एकदम सुन्न खड़ा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ हाथों ने उसे पीछे से धीरे से आगे की तरफ धकेला। आर्यन थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा सके। वो उन हाथों के इशारे पर आगे बढ़ता रहा और एक बहुत ही सुंदर कमरे में जा पहुंचा। उस कमरे की दीवारें इतनी चमक रही थी कि जैसे वहां सूरज की रोशनी भरी हो। जब आर्यन ने देखा कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है और उसे बहुत प्यार से अंदर बुलाया जा रहा है, तो उसका डर कम होने लगा। वो उन जादुई हाथों के पीछे पीछे चलता गया और एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंचा जो कीमती हीरों और मोतियों से बना था। जैसे ही आर्यन उस दरवाजे के पास गया, वो अपने आप खुल गया। अंदर एक मोतियों जैसा सफेद और चमकता हुआ कमरा था। उस कमरे से और भी बहुत सारे दरवाजे खुलते थे और हर तरफ से बहुत ही प्यारी रोशनी आ रही थी। उन दरवाजों पर ऐसी सुंदर चित्रकारी की गई थी जिसे देखकर आर्यन बिल्कुल खो गया। वो एक के बाद एक कई कमरों से गुजरा और करीब 70 कमरों को पार करने के बाद उन हाथों ने उसे एक खास कमरे में रुकने का इशारा किया। वहां एक बहुत ही आरामदायक और मखमली कुर्सी रखी थी, जिसके पास ही खुद ब खुद आग जलने लगी ताकि आर्यन को ठंड न लगे। उन सफेद और कोमल हाथों ने आर्यन के भीगे हुए कपड़े उतारे और उसे पहनने के लिए बहुत ही शानदार और कीमती कपड़े दिए। उन कपड़ों पर सोने और चांदी का काम किया गया था। आर्यन जिस भी चीज को देखता, उसे वो बहुत ही अनोखी लगती। वे हाथ इतनी फुर्ती से काम कर रहे थे कि आर्यन कभी कभी उन्हें अचानक सामने देखकर थोड़ा चौंक जाता था। जब आर्यन ने वे नए और सुंदर कपड़े पहने, तो वो पहले से भी ज्यादा प्यारा और राजकुमार जैसा दिखने लगा। इसके बाद वे हाथ उसे एक और बड़े कमरे में ले गए। वो कमरा बाकी सब कमरों से ज्यादा सुंदर और सजा हुआ था। उस कमरे की दीवारों पर अजीब तरह की तस्वीरें बनी हुई थी। वहां बिल्लियों की तस्वीरें थी जो इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए थी और उनके नीचे उनके बहादुरी के किस्से लिखे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज लगी थी जिस पर खाने का सामान सजाया जाना था। वहां सोने की 2 प्लेटें और सोने के चम्मच रखे थे। वहां रखे कांच के गिलास हीरों की तरह चमक रहे थे। आर्यन को यह देखकर हैरानी हुई कि मेज पर 2 प्लेटें क्यों सजी हैं, जबकि वो तो वहां अकेला ही था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी कमरे में करीब 12 बिल्लियां अंदर आई। उन बिल्लियों ने अपने हाथों में गाने बजाने के सामान जैसे सितार और बाजे ले रखे थे। वे बिल्लियां एक कोने में बैठ गई और अपनी बड़ी उस्ताद बिल्ली के इशारे पर संगीत बजाने लगी। वे अपने पंजों से सितार और हारमोनियम इतनी तेजी से बजा रही थी कि आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा संगीत नहीं सुना था। उनकी आवाज इतनी अजीब और ऊंची थी कि आर्यन को मजबूरी में अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। लेकिन ये सब देखकर उसे हंसी भी बहुत आ रही थी। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था और उसे लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा मजाक देख रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं अभी और क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तभी अचानक कमरे का मुख्य दरवाजा खुला और एक बहुत छोटी सी चीज अंदर आई। उस नन्ही चीज के पीछे 2 बिल्लियां चल रही थी, जिन्होंने अपने सिर पर सुंदर टोपियां पहन रखी थी और हाथों में छोटी छोटी तलवारें ले रखी थी। वे बहुत ही शान से चल रही थी। उनके पीछे बिल्लियों की एक पूरी फौज थी, जिन्होंने अपने सिर पर पिंजरे उठा रखे थे और उन पिंजरों में चूहे भरे हुए थे। आर्यन को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जब वो नन्ही चीज चलकर उसके बिल्कुल करीब आई, तो आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी सफेद बिल्ली खड़ी थी। वो बिल्ली बहुत ही मासूम और थोड़ी उदास दिख रही थी
उस बिल्ली ने बहुत ही मीठी और पतली आवाज में आर्यन से बात की। उसने कहा कि राजकुमार आर्यन, आपका हमारे इस महल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस बिल्लियों के राजपाट की रानी हूं और आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे बहुत खुशी होगी। आर्यन उस नन्ही बिल्ली को बोलता देख हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिल्ली इतनी तमीज और प्यार से बात कर सकती है। रानी बिल्ली ने उसे मेज पर बैठने का इशारा किया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। वो गौर से उस छोटी रानी को देख रहा था जिसने एक बहुत ही सुंदर सा ताज पहन रखा था। कमरे का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था और संगीत की आवाज भी अब धीमी और सुरीली हो गई थी। आर्यन को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे इस जादुई दुनिया के बारे में और जानने की इच्छा होने लगी थी। उसे अपने पिता की शर्त और उस छोटे कुत्ते की बात याद आई, पर फिलहाल वो इस अनोखे महल और सुंदर रानी बिल्ली के जादू में खो चुका था। आर्यन ने बहुत ही आदर के साथ उस नन्ही बिल्ली के सामने अपना सिर झुकाया और बोला, रानी साहिबा, आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और मुझ पर जो दया दिखाई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके इस सुंदर महल को देखकर बहुत खुश हूं। रानी बिल्ली ने जब देखा कि आर्यन को बिल्लियों का वो शोर वाला संगीत कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, तो उसने तुरंत अपने साथियों को चुप होने का इशारा किया। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, लगता है राजकुमार को हमारे संगीत की समझ नहीं है, इसलिए अब इसे बंद कर देना ही ठीक होगा। ये गाना बजाना अब बेकार है। चलो अब मेज पर खाना लगाया जाए। आज राजकुमार और हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जैसे ही रानी बिल्ली ने ये आदेश दिया, वे जादुई हाथ फिर से हरकत में आ गए। उन्होंने पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। आर्यन ने देखा कि रानी बिल्ली के सामने वाली प्लेट में एक बड़ा और मोटा सा भुना हुआ चूहा रखा गया था। ये देखकर आर्यन का मन थोड़ा घबराया, लेकिन तभी उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पका हुआ मुर्गा रखा था। रानी बिल्ली आर्यन के मन की बात समझ गई और मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, तुम घबराओ मत। तुम्हारा खाना एक अलग रसोई में तैयार किया गया है। उसमें चूहों जैसी कोई भी चीज नहीं मिलाई गई है। तुम बेफिक्र होकर और पूरे भरोसे के साथ अपना खाना खा सकते हो। जब आर्यन को पक्का यकीन हो गया कि ये सफेद बिल्ली सच बोल रही है और उसे कोई धोखा नहीं दे रही, तो उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते आर्यन की नजर अचानक रानी बिल्ली के गले में लटक रहे एक सुंदर से लॉकेट पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो वो दंग रह गया। उस लॉकेट के अंदर एक बहुत ही सुंदर नौजवान लड़के की छोटी सी तस्वीर लगी थी। आर्यन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वो तस्वीर बिल्कुल आर्यन जैसी ही दिख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी ही हो। जैसे ही आर्यन ने उस तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू किया, रानी बिल्ली ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा उदास हो गया। आर्यन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं उसकी बातों से रानी बिल्ली को बुरा न लग जाए या वो नाराज न हो जाए। इसलिए आर्यन ने उस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पूछा और दूसरी इधर उधर की बातें शुरू कर दी। रानी बिल्ली आर्यन की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में अपनी राय भी दे रही थी। उसकी बातों से आर्यन को समझ आया कि इस छोटी सी बिल्ली को दुनिया की हर खबर है और वो बहुत ही समझदार है। जब खाना खत्म हुआ तो रानी बिल्ली ने बड़े ही राजसी अंदाज में इशारा किया और आर्यन को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। वो कमरा किसी छोटे से सिनेमा घर या नाटक दिखाने वाली जगह जैसा लग रहा था। वहां एक नन्हा सा स्टेज बना था जिस पर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्लियां अपना हुनर दिखा रही थी। कोई बिल्ली हवा में उछल रही थी तो कोई बहुत ही प्यारा नाच दिखा रही थी। ये सब देखकर आर्यन का दिल बहुत खुश हो गया। जब खेल खत्म हुआ तो रानी बिल्ली ने आर्यन को अलविदा कहा
और वो अपने खास कमरे की तरफ चली गई। इसके बाद वे जादुई हाथ आर्यन को एक ऐसे कमरे में ले गए जहां वो पहले कभी नहीं आया था। उस कमरे का नजारा देखकर आर्यन की नींद उड़ गई। कमरे में बड़े बड़े रेशमी पर्दे लटके थे जिन पर रंग बिरंगी तितलियों की तस्वीरें बनी थी। उन तितलियों के पंख हरे रंग के थे और वे चमक रहे थे। कमरे की दीवारों पर नीचे से लेकर ऊपर छत तक बड़े बड़े आईने लगे थे जिनमें पूरा कमरा और भी बड़ा दिख रहा था। कमरे के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही आलीशान पलंग लगा था जिस पर बर्फ जैसा सफेद और मुलायम बिस्तर बिछा हुआ था। आर्यन चुपचाप उस बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद तो आ रही थी, पर वो सोच रहा था कि वो उन अनदेखे हाथों का शुक्रिया कैसे अदा करे जिन्होंने उसकी इतनी सेवा की थी। अगली सुबह जब खिड़कियों के बाहर से परिंदों और शोर की आवाजें आई तो आर्यन की आंख खुल गई। वे जादुई हाथ फिर से कमरे में आए। उन्होंने बड़े ही प्यार से आर्यन का चेहरा धुलवाया और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए। जब आर्यन तैयार होकर महल के बाहर खुले मैदान में आया तो उसने देखा कि वहां का नजारा ही बदला हुआ है। बहुत सारी बिल्लियां वहां जमा थी। कुछ बिल्लियां शिकारी कुत्तों को संभाल रही थी तो कुछ नगाड़े बजाकर शोर मचा रही थी। आर्यन ने किसी से पूछा तो उसे पता चला कि रानी बिल्ली आज शिकार पर जाने वाली है और ये सब उसी की तैयारी हो रही है। तभी वे जादुई हाथ एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा लेकर आर्यन के सामने आए। उन्होंने इशारा किया कि आर्यन को इस पर बैठना है। पहले तो आर्यन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मैं एक राजकुमार होकर लकड़ी के घोड़े पर कैसे बैठ सकता हूं? ये तो मेरा अपमान है। लेकिन वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर उस लकड़ी के घोड़े पर जबरदस्ती बिठा दिया हो। जैसे ही आर्यन उस पर बैठा, वो लकड़ी का घोड़ा जानदार घोड़े की तरह हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। आर्यन ने देखा कि सफेद रानी बिल्ली भी एक बड़े से बंदर की पीठ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ी है। वो बंदर बहुत ही शरारती था। वो रास्ते में उछल कूद करता हुआ जा रहा था। अगर उसे किसी पेड़ पर कोई चिड़िया बैठी दिख जाती तो वो तुरंत लपक कर उसे पकड़ लेता और अपना पेट भर लेता। आर्यन ये सब देखकर हैरान भी था और उसे मजा भी आ रहा था। वो समझ गया था कि इस जादुई महल में हर चीज निराली है। आर्यन उस लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर कर रहा था और उसके मन में बार बार वही तस्वीर और अपने पिता की शर्त घूम रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस महल में उसे वो सुंदर और नन्हा कुत्ता मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे प्यारा और रोमांचक शिकार कभी नहीं खेला था। उसे जंगल में घूमना और उस जादुई माहौल में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। जब शिकार का समय खत्म हुआ और सब लोग वापस महल लौट आए तो फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन और सफेद रानी बिल्ली ने साथ बैठकर खाना खाया। जब खाना खत्म हो गया तो रानी बिल्ली ने एक बहुत ही सुंदर प्याले में आर्यन को एक मीठा शरबत पीने के लिए दिया। उस शरबत में शायद कोई जादू था, क्योंकि उसे पीते ही आर्यन के दिमाग से पुरानी सारी बातें धुंधली हो गई। उसे अब यह भी याद नहीं रहा कि वो अपने पिता के लिए एक छोटे से कुत्ते की खोज में घर से निकला था। दिन इसी तरह बीतते गए। आर्यन हर रोज नए खेलों और शिकार में इतना मगन रहने लगा कि उसे समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते पूरा एक साल गुजर गया। आर्यन को अब यह भी याद नहीं था कि उसने अपने भाइयों से एक साल बाद उसी पुरानी हवेली में मिलने का वादा किया था। वो तो ये भी भूल चुका था कि उसका घर कहाँ है और वो किस देश का रहने वाला है। लेकिन रानी बिल्ली को सब कुछ पता था। उसे याद था कि आर्यन को कब वापस जाना है। एक सुबह बिल्ली आर्यन के पास आई और बोली, राजकुमार आर्यन, क्या तुम्हें पता है कि अपने पिता के पास कुत्ता लेकर पहुंचने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं? तुम्हारे भाइयों ने दुनिया के सबसे सुंदर और नन्हे कुत्ते जमा कर लिए हैं और वे जीत के करीब है। ये सुनते ही जैसे आर्यन की नींद टूट गई। उसे पुरानी सारी बातें अचानक याद आ गई
और वो फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, हे भगवान, मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल गया। मेरी पूरी जिंदगी और मेरा भविष्य इसी काम पर टिका था। अब अगर मैं इन 3 दिनों में कोई कुत्ता ढूंढ भी लूं, तो मुझे ऐसा तेज घोड़ा कहां मिलेगा जो मुझे समय पर मेरे देश पहुंचा दे। मैं तो हार गया। आर्यन को इतना दुखी देखकर रानी बिल्ली का दिल पसीज गया। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम परेशान मत हो आर्यन, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूंगी। तुम अभी एक दिन और यहां रुक सकते हो। वो लकड़ी का घोड़ा तुम्हें सिर्फ 12 घंटों में तुम्हारे देश पहुंचा देगा। आर्यन ने कहा, सुंदर बिल्ली, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूलूं? लेकिन अगर मेरे पास वो छोटा कुत्ता ही नहीं होगा तो मेरे वहां जाने का क्या मतलब? मैं खाली हाथ पिताजी को क्या दिखाऊंगा? तब रानी बिल्ली मुस्कुराई और उसने अपनी छोटी सी जेब से एक बहुत ही नन्ही और चमकती हुई सीप निकाली। उसने वो सीप आर्यन को दिखाते हुए कहा, इस छोटी सी सीप के अंदर ही वो दुनिया का सबसे सुंदर और नन्हा कुत्ता है। आर्यन को लगा कि बिल्ली मजाक कर रही है। वो थोड़ा चिढ़कर बोला, रानी साहिबा, इतने मुश्किल समय में भी आप मजाक कर रही हैं? ये सीप तो बहुत छोटी है, इसमें कुत्ता कैसे हो सकता है? बिल्ली ने शांत होकर कहा, तुम यकीन नहीं करते तो इसे अपने कान के पास लगाकर देखो। जैसे ही आर्यन ने उस सीप को अपने कान से लगाया, उसे अंदर से एक नन्हे से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आर्यन उसी समय उस सीप को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन रानी बिल्ली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी इसे मत खोलना। अच्छा यही होगा कि इसका ढक्कन सीधे तुम्हारे पिता के सामने ही खुले। आर्यन ने रानी बिल्ली का बहुत शुक्रिया अदा किया। जब विदा होने का समय आया तो आर्यन का मन बहुत भारी हो गया। वो दुखी मन से बोला, तुम्हारे साथ रहते हुए पता ही नहीं चला कि साल भर कैसे बीत गया। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। रानी बिल्ली ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी और गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी आंखों में भी उदासी थी। आर्यन उस लकड़ी के घोड़े पर सवार हुआ और जैसा बिल्ली ने कहा था, वो घोड़ा हवा की तरह उड़ने लगा। तय किए हुए दिन और जगह पर आर्यन सबसे पहले पहुंच गया। कुछ ही देर में उसके दोनों बड़े भाई भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने महल के बाहर वो लकड़ी का घोड़ा खड़ा देखा तो वे बड़े हैरान हुए। आर्यन अपने भाइयों से बहुत खुशी से मिला और उन्हें गले लगाया। दोनों भाइयों ने बड़े जोश में अपने सफर के किस्से सुनाए और बताया कि उन्हें कितने सुंदर कुत्ते मिले हैं, लेकिन आर्यन ने उन्हें अपने जादुई सफर के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उसके पास एक मामूली सा कुत्ता है। ये सुनकर दोनों भाई मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब तो राजपाट उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि आर्यन के पास तो कुछ खास ही नहीं। अगले दिन तीनों भाई अपने पिता के महल की तरफ चल दिए। दोनों बड़े भाइयों के हाथों में सुंदर टोकरियां थी, जिनमें बर्फ की तरह सफेद और रेशम जैसे बालों वाले छोटे कुत्ते बैठे थे। वे कुत्ते इतने नाजुक थे कि हाथ लगाने से भी गंदे हो जाते। दूसरी तरफ आर्यन ने रास्ते से एक साधारण सा कुत्ता पकड़ लिया था, जो उसके घोड़े के साथ साथ कीचड़ और धूल में दौड़ रहा था। वो कुत्ता इतना गंदा हो गया था कि उसे देखकर घिन आ रही थी। जब तीनों भाई महल पहुंचे तो वहां उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। बूढ़ा बाप अपने बेटों को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। सबसे पहले दोनों बड़े भाइयों ने अपने अपने कुत्ते पिता के सामने रखे। वे कुत्ते इतने ज्यादा सुंदर थे कि राजा के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सा कुत्ता ज्यादा बेहतर है। पूरा दरबार उन कुत्तों की तारीफ कर रहा था। आर्यन चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, जबकि उसका वो कीचड़ वाला कुत्ता बाहर ही खड़ा था। दोनों बड़े भाई मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो फैसला उनके हक में ही होगा। इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि राज्य को आपस में आधा आधा कैसे बांटा जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि छोटे भाई आर्यन के पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक उसी समय आर्यन आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब से वो छोटी सी चमकती हुई सीप निकाली जो उसे सफेद रानी बिल्ली ने दी थी। जैसे ही आर्यन ने उस सीप का ढक्कन खोला
पूरे दरबार में रोशनी फैल गई। सीप के अंदर एक नन्ही सी मखमली गद्दी रखी थी और उस पर एक इतना छोटा और सुंदर कुत्ता बैठा था कि उसे देखकर सबकी सांसें रुक गई। वो कुत्ता इतना छोटा था कि अगर उसे किसी अंगूठी के बारीक छेद से भी निकाला जाता तो वो बिना अटके दूसरी तरफ निकल जाता। आर्यन ने जैसे ही उसे फर्श पर रखा, वो नन्हा कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर बड़े ही मजे से नाचने लगा। बूढ़ा बाप अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उस नन्हे जीव को अपनी हथेली पर उठाकर हैरानी से देखने लगा। उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। दरबार में मौजूद हर शख्स समझ गया था कि पूरी दुनिया में इससे सुंदर और अनोखा जानवर दूसरा कोई नहीं हो सकता। शर्त के मुताबिक आर्यन जीत चुका था, लेकिन राजा का मन अभी भी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे अपनी ताकत और राजपाट से इतना मोह था कि उसने एक नई चाल चली। राजा ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, तुम लोग पहली बार तो अपनी कोशिश में कामयाब रहे और बहुत सुंदर कुत्ता लेकर आए हो, लेकिन मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम तीनों की एक और आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। इस बार तुम तीनों को दुनिया का सबसे बारीक कपड़ा लेकर आना है। वो कपड़ा इतना महीन और पतला होना चाहिए कि कपड़े का पूरा थान एक सुई के छोटे से छेद के अंदर से आसानी से पार हो जाए। जो ये कर दिखाएगा, राजपाट उसी का होगा। पहले तो तीनों बेटे बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनके पिता उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाइयों ने सोचा कि ये उनके लिए एक और मौका है। शायद इस बार वे आर्यन से आगे निकल जाए। आखिर में वे फिर से सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे तीनों फिर से अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। आर्यन बिना सोचे समझे सीधे उसी घने जंगल की तरफ चल दिया जहां वो जादुई महल था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और हर कोने में रोशनी जगमगा रही है। महल पहले से भी ज्यादा सुंदर और जादुई लग रहा था। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा, वे जादुई हाथ फिर से सामने आए। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ आर्यन को सलाम किया और उससे हाथ मिलाया। इस बार आर्यन बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि ये हाथ उसकी मदद के लिए ही है। वे हाथ आर्यन के लकड़ी के घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ चले गए और आर्यन खुद रानी बिल्ली के कमरे की ओर बढ़ा। उस समय सफेद रानी बिल्ली फूलों से भरी एक बहुत ही सुंदर टोकरी में गहरी नींद सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसके कानों में आर्यन के जूतों की आहट पड़ी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आर्यन को सामने खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुई और चहकते हुए बोली, ओ प्यारे राजकुमार आर्यन, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगे। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पिता कुत्ते को देखकर खुश नहीं हुए? आर्यन ने बड़े प्यार से बिल्ली की पीठ सहलाई और उसे महल में हुई सारी बातें विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे पिता ने एक और नामुमकिन शर्त रख दी है और इस बार भी उसे रानी बिल्ली की मदद की बहुत जरूरत है। रानी बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो आर्यन, वो बारीक कपड़ा भी हमें मिल जाएगा। इत्तेफाक से मेरे महल में कुछ ऐसी बिल्लियां हैं जो बुनाई के काम में बहुत माहिर हैं। वे तुम्हारे लिए ऐसा कपड़ा तैयार करेंगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। उसी समय वे जादुई हाथ जलती हुई मशाले लेकर कमरे में आए। वे आर्यन और रानी बिल्ली को लेकर महल की सबसे ऊंची छत पर चले गए। वो छत सीधे नदी के किनारे बनी थी, जहां से पानी का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता था। वहां बैठकर उन दोनों ने रात के अंधेरे में आसमान में छूटती हुई रंग बिरंगी आतिशबाजियां देखी। आतिशबाजियों के बाद उन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। आर्यन को उस दिन खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, क्योंकि वो घोड़े की लंबी सवारी के बाद बहुत थक गया था और उसे जमकर भूख लगी थी। इसी तरह महल में फिर से दिन गुजरने लगे। रानी बिल्ली के साथ समय इतनी तेजी से कटता था कि आर्यन को दिन और महीनों का पता ही नहीं चलता था। वो बिल्ली इतनी समझदार और होशियार थी
कि आर्यन को कभी कभी शक होता था कि वो सच में कोई बिल्ली है या कोई और। एक दिन आर्यन ने मजाक में पूछ ही लिया, रानी साहिबा, आप तो मुझे बिल्ली लगती ही नहीं है। आपकी बातें और आपका अंदाज तो किसी इंसान जैसा है। इस पर रानी बिल्ली ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, आर्यन, तुम्हारा जो मन चाहे मेरे बारे में सोचो, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आर्यन उस महल की खुशियों में इतना खो गया था कि उसे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन रानी बिल्ली ने खुद उसे याद दिलाया कि अब 1 साल पूरा होने वाला है और उसे वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसने आर्यन से कहा, तुम उस बारीक कपड़े की जरा भी फिक्र मत करना, वो समय पर तैयार हो जाएगा। रानी बिल्ली ने बहुत ही गर्व के साथ आर्यन से कहा, राजकुमार आर्यन, तुम फिक्र मत करो। हमारी बहुत ही होशियार और काम में माहिर बिल्लियों ने बड़ी मेहनत से वो कपड़ा तैयार कर दिया है जिसकी तुम्हारे पिता ने मांग की थी। और इस बार मैं तुम्हें ऐसी शान शौकत के साथ विदा करूंगी कि तुम्हारे पिता और भाई देखते रह जाएंगे। जिस दिन आर्यन के जाने का समय आया, उसने महल के बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महल के मुख्य दरवाजे पर सोने का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर रथ खड़ा था। उस रथ में 12 बर्फ जैसे सफेद और ताकतवर घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ों की लगाम सोने और चांदी के तारों से बनी थी। उस मुख्य रथ के पीछे 100 और भी सुंदर रथ थे जिन्हें 8-8 घोड़े खींच रहे थे और उनमें बहुत ही बढ़िया वर्दी पहने हुए सेवक बैठे थे। इस पूरे काफिले के पीछे हजारों की संख्या में घोड़े पर सवार सैनिक चल रहे थे। सफेद रानी बिल्ली ने आर्यन से कहा, राजकुमार, अब जब तुम इतनी ताकत और शान के साथ अपने पिता के पास पहुंचोगे तो वो तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हें अपना राज्य देने से कभी मना नहीं कर पाएगा। लो, मैं तुम्हें ये एक बादाम देती हूं। इसे तुम अपने पिता के सामने ही तोड़ना। जब तुम इसे तोड़ोगे तो इसमें से वही कीमती कपड़ा निकलेगा जिसकी तुम्हारे पिता ने इच्छा जताई थी। आर्यन का दिल भर आया। उसने भावुक होकर कहा, नेक दिल रानी साहिबा, मैं आपकी इन मेहरबानियों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार याद करना। मैं अपने पिता का राजपाट और ये सारी सुख सुविधाएं छोड़कर हमेशा के लिए आपके पास चला आऊंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। रानी बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम जाओ आर्यन, मुझे अभी किसी मदद की जरूरत नहीं है। आर्यन ने बड़े प्यार से बिल्ली के नन्हे पंजों को चूमा और अपने सफर पर निकल पड़ा। ये जादुई काफिला इतनी तेजी से चला कि जिस रास्ते को तय करने में लकड़ी के घोड़े को काफी समय लगा था, उसे इस बार आधे समय में ही पूरा कर लिया गया। आर्यन को इस बार अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो रास्ते में उस पुरानी हवेली पर नहीं रुका जहां उसे अपने भाइयों से मिलना था। जब बड़े भाइयों ने आर्यन को वहां नहीं पाया तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आर्यन शायद डर के मारे वापस ही नहीं आया। वे बड़े गर्व के साथ अपने लाए हुए कपड़े लेकर राजा के पास पहुंचे। वाकई बड़े भाइयों के लाए हुए कपड़े बहुत सुंदर थे। जब उन्हें बड़ी सुई के छेद से गुजारा गया तो वे आसानी से निकल गए, लेकिन जैसे ही राजा ने छोटी सुई मंगवाई और उसके बारीक छेद से कपड़ा निकालने को कहा तो वो नामुमकिन साबित हुआ। कपड़ा सुई के छेद में फंस गया। बड़े राजकुमारों को बहुत गुस्सा आया और वे अपने पिता की इस सख्ती के खिलाफ कुछ बोलना ही चाहते थे कि तभी बाहर से जोर जोर से नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। पूरा दरबार बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। छोटा राजकुमार आर्यन हजारों सैनिकों और आलीशान रथों के साथ महल में दाखिल हुआ। राजा और उसके दोनों बड़े भाई आर्यन की ये नई ताकत और शान देखकर एकदम सुन्न रह गए। आर्यन ने सबको नमस्ते किया और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपनी जेब से वो बादाम निकाला। उसे पूरा भरोसा था कि इसमें से कपड़ा निकलेगा, लेकिन जैसे ही आर्यन ने बादाम तोड़ा, उसके अंदर से कपड़े की जगह एक छोटा सा बीज निकला। आर्यन ने हैरान होकर उस बीज को तोड़ा तो उसके अंदर से एक और छोटा बीज निकला।
अब दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और राजा मन ही मन हंसने लगा कि क्या कभी बादाम में से भी कपड़ा निकलता है। आर्यन ने घबराते हुए तीसरा बीज भी फोड़ा तो उसके अंदर से गेहूं का एक दाना निकला। जब उस दाने को भी तोड़ा गया तो उसके अंदर से राई का एक छोटा सा दाना निकला। अब तो आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि सफेद बिल्ली ने उसे धोखा दिया है। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी कलाई पर बिल्ली के नाखून जैसी एक हल्की सी खरोंच महसूस हुई। आर्यन समझ गया कि ये कोई इशारा है। उसने हिम्मत जुटाकर उस राई के दाने को भी फोड़ दिया। जैसे ही राई का दाना टूटा, उसमें से एक बहुत ही बारीक और सुंदर रेशमी कपड़ा बाहर निकलने लगा। वो कपड़ा इतना लंबा था कि देखते ही देखते पूरे दरबार में फैल गया। वो लगभग 400 गज लंबा था और उसके रंग इतने अनोखे थे कि किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। जब उस कपड़े को सुई के बारीक छेद से गुजारा गया तो वो एक नहीं बल्कि 20 बार आसानी से आर पार निकल गया। ये देखकर राजा का चेहरा पीला पड़ गया और बड़े भाइयों की बोलती बंद हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बारीक कपड़ा दुनिया में हो सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बच्चों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम तीनों मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। लेकिन अब मेरी एक आखिरी इच्छा है। तुम तीनों एक बार फिर बाहर जाओ और जो भी लड़का दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा, मैं उसी को अपनी गद्दी और पूरा राजपाट सौंप दूंगा। राजा ने यह भी साफ कर दिया था कि जो राजकुमार सबसे सुंदर राजकुमारी लाएगा, उसकी शादी भी उसी के साथ होगी और उसे तुरंत गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। राजा का कहना था कि राजपाट संभालने के लिए राजा का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। राजकुमार आर्यन जानता था कि वो अपने पिता की 2 शर्तें पहले ही पूरी कर चुका है और कायदे से राजगद्दी उसी की होनी चाहिए थी। लेकिन वो इतना भला और सीधा था कि उसने कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अपने रथ पर सवार हुआ और वापस सफेद रानी बिल्ली के पास पहुंच गया। इस बार रानी बिल्ली को आर्यन के वापस आने का पक्का भरोसा था। उसने आर्यन के स्वागत के लिए महल के हर रास्ते पर ताजे और सुंदर फूल बिछवा दिए थे। हवाओं में फूलों की ऐसी प्यारी महक थी कि जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ महक रहा था। जैसे ही आर्यन पहुंचा, बिल्ली ने उससे पूछा, क्या इस बार भी तुम्हें तुम्हारी राजगद्दी नहीं मिली? आर्यन ने उदास होकर कहा, आपकी मदद से मैं हकदार तो बन गया था, पर मेरे पिता को अपनी कुर्सी से इतना लगाव है कि उसे छोड़ते हुए उनकी जान निकलती है। अब उन्होंने सबसे सुंदर राजकुमारी लाने की नई शर्त रख दी है। रानी बिल्ली ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो आर्यन, जो चीज कड़ी मेहनत और सब्र से मिलती है, उसे पाने का सुख भी बहुत बड़ा होता है। अब जब तुम्हें एक सुंदर राजकुमारी चाहिए तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पर आज तुम ये सब बातें छोड़ो। आज मैंने अपनी बिल्लियों और नदी के चूहों के बीच एक मजेदार मुकाबला रखा है। तुम्हें इसे देखकर बहुत मजा आएगा। इस तरह देखते ही देखते 1 और साल हंसी खुशी और खेलकूद में बीत गया। कई बार आर्यन के मन में आता कि वो बिल्ली से पूछे कि आखिर वो इंसानों की तरह इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है। एक दिन जब बिल्ली बहुत खुश मूड में थी तो आर्यन ने पूछ लिया, मुझे लगता है कि आप कोई परी है या फिर किसी जादूगर ने आपको इंसान से बिल्ली बना दिया है। लेकिन बिल्ली ने इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया और आर्यन की बात को हंसकर टाल दिया। जब इंसान खुशी में होता है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता। आर्यन के साथ भी यही हुआ। वो खेल और मौज मस्ती में इतना खो गया कि उसे अपने घर की याद तक नहीं आई। जब घर लौटने में सिर्फ 1 दिन बचा था, तब रानी बिल्ली आर्यन के पास आई और बहुत ही गंभीर होकर बोली, आर्यन, अगर तुम सच में दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। बिल्ली ने एक तेज धार वाली तलवार निकाली और आर्यन के हाथ में देते हुए कहा, ये तलवार लो और इससे मेरा सिर काट दो। ये सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे पीछे हट गया
और चिल्लाकर बोला, क्या मैं तुम्हारा सिर काट दूं? मेरी प्यारी बिल्ली, ये पाप मैं मरते दम तक नहीं कर पाऊंगा। आर्यन रोने लगा और बिल्ली से विनती करने लगा, अगर तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहती हो तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भगवान के लिए मुझसे कुछ और मांग लो। लेकिन रानी बिल्ली अपनी बात पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर आर्यन ने ऐसा नहीं किया तो न तो वो राजकुमारी ले जा पाएगा और न ही बिल्ली का भला होगा। आखिर में भारी मन से आर्यन ने तलवार उठाई। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली क्योंकि वो बिल्ली को कटते हुए नहीं देख सकता था। उसने कांपते हाथों से तलवार चलाई। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वहां कोई मरी हुई बिल्ली नहीं थी, बल्कि उसके सामने दुनिया की सबसे सुंदर और जवान राजकुमारी खड़ी थी। आर्यन उसे फटी आंखों से देखता रह गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सारे सेनापति और सैनिक अंदर आए। उन सबके हाथों में बिल्लियों की खालें और मुखौटे थे। उन्होंने राजकुमारी को बधाई दी कि वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गई है। राजकुमारी के ठीक होने के साथ ही वे सब भी फिर से इंसान बन गए थे। राजकुमारी ने सबका शुक्रिया अदा किया और उन्हें थोड़ी देर बाहर इंतजार करने को कहा। फिर वो आर्यन की तरफ मुड़ी और बोली, राजकुमार आर्यन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मैं कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। मेरे पिता 7 बड़े राज्यों के राजा थे। मेरी मां मुझसे और मेरे पिता से बहुत प्यार करती थी। मेरे पिता को शिकार और कविताएं लिखने का बहुत शौक था। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी तो मेरी मां ने पिताजी से एक जादुई पहाड़ पर जाने की जिद की थी, जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। राजकुमारी ने आगे बताना शुरू किया, आर्यन, मेरे पिता यानी राजा साहब ने जब मेरी मां को उस जादुई पहाड़ पर जाने की इजाजत दी तो उन्होंने साथ में बहुत सारे नौकर चाकर और सिपाही भी भेजे ताकि रास्ते में कोई तकलीफ न हो। जब हमारा पूरा काफिला उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में परियों का एक बहुत बड़ा और आलीशान महल दिखाई दिया। वो महल देखने में इतना शानदार था कि कोई भी उसे देखकर दंग रह जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस महल के अंदर कदम रखे। मेरी मां ने जब इस महल के बारे में सुना और इसे बाहर से देखा तो वो अड़ गई कि वो इसे अंदर से देखे बिना आगे नहीं बढ़ेंगी। जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि महल की ऊंची दीवारों पर बहुत ही रसीले और सुंदर फल लटक रहे थे। वे फल ऐसे थे कि जैसे सीधे स्वर्ग से आए हों। पूरी दुनिया में वैसे फल कहीं और नहीं मिल सकते थे। मेरी मां को उन फलों को देखकर उन्हें खाने की ऐसी तलब हुई कि वो फौरन महल के दरवाजे तक जा पहुंची। वह दरवाजा सोने और कीमती हीरों से जड़ा हुआ था और सूरज की रोशनी में बुरी तरह चमक रहा था। मां के आदेश पर नौकरों ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो महल में रहने वाले लोग या तो बहुत गहरी नींद में हैं या फिर वहां कोई रहता ही नहीं है। आखिरकार मेरी मां ने सीढ़ियां मंगवाने का हुक्म दिया ताकि वे दीवार पर चढ़कर अंदर के बगीचे में जा सके। लेकिन वहां एक बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे जैसे नौकर सीढ़ियां लगाते, महल की दीवार अपने आप और ऊंची होती जाती। हजारों सीढ़ियां जोड़ी गई, लेकिन दीवार इतनी बढ़ गई कि कोई भी उसके ऊपर तक नहीं पहुंच सका। मेरी मां ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। जब अगली सुबह हुई तो उन्होंने फिर से उन फलों को पाने की कोशिश की। रात के समय सब लोग अपने तंबुओं में सो रहे थे। मेरी मां भी दिन भर की थकान की वजह से जल्दी सो गई थी। तभी आधी रात के करीब अचानक उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनकी चारपाई के पास एक बहुत ही छोटी सी बूढ़ी औरत बैठी है। उस औरत ने मेरी मां को जागते हुए देखा और बोली, रानी साहिबा, आप हमारे बगीचे के फल खाने के लिए बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रही है। ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि आप एक बहुत बड़ी रानी हैं और हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हम आपको एक शर्त पर ये सारे फल दे सकते हैं।
शर्त यह है कि आपकी गोदी में जो ये छोटी सी बच्ची है, इसे आपको हमें सौंपना होगा। हम इसे अपने पास पालेंगे और बड़ा करेंगे। मेरी मां ये सुनकर घबरा गई। उन्होंने कहा, इन फलों के बदले तुम जो चाहो मांग लो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बच्ची मत मांगो। उस बूढ़ी परी ने जवाब दिया, नहीं रानी साहिबा, हमें धन दौलत या जमीन की जरूरत नहीं है, हमें बस ये बच्ची चाहिए। हम इसे यहां बहुत लाड प्यार से रखेंगे और इसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। परियों की दुनिया की सारी खुशियां इसके पास होंगी और ये एक राजकुमारी की तरह बड़ी होगी। बस आप इसे तब तक नहीं देख पाएंगी जब तक कि इसकी शादी की उम्र नहीं हो जाती। मेरी मां बहुत दुविधा में थी। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने वो फल नहीं खाया तो वो तड़पड़ कर मर जाएंगी और उनके मरने के बाद तो बच्ची वैसे भी उनसे दूर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भारी मन से अपनी बच्ची को परियों के हवाले करने का वादा कर लिया। इसके बाद वो बूढ़ी परी मेरी मां को महल के अंदर ले गई। मां ने अंदर जाकर देखा कि वो महल उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर और जादुई था। आर्यन, तुम अभी अपनी आंखों से जो महल देख रहे हो, ये वही महल है। महल के अंदर पहुंचकर परियों ने मां से पूछा कि क्या वे फल खुद तोड़ना चाहती है या वे उनके लिए मंगवा दे। मां ने जब देखा कि फल बहुत ऊंचाई पर है तो उन्होंने परियों से ही मदद मांगी। बूढ़ी परी ने एक खास तरह की सीटी बजाई। उसकी आवाज सुनते ही हजारों की तादाद में रंग बिरंगे तोते वहां जमा हो गए। परी ने चिल्लाकर कहा, ऐ संतरों, आड़ुओं, सेबों, अंगूरों, खजूरों और तरबूजों, मेरी बात सुनो और फौरन रानी साहिबा की झोली में जाकर गिर जाओ। ये सुनते ही एक गजब का नजारा हुआ। सारे फल अपने आप पेड़ों से टूटकर हवा में झूमते हुए नीचे आए और मेरी मां की गोद में इकट्ठा होने लगे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जमीन पर गिरने के बाद भी उन पर धूल का एक कण तक नहीं था और न ही वे कहीं से दबे थे। परी ने मां को सोने की एक टोकरी दी ताकि वो उन फलों को सुरक्षित ले जा सके। इसके बाद परियों ने मां को उनका वादा याद दिलाया और उन्हें वापस उनके तंबू तक छोड़ दिया। अगले दिन सुबह होते ही मां और पूरा काफिला वापस अपने देश की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अभी वे अपने महल तक पहुंचे भी नहीं थे कि मां को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो इस सौदे से बहुत दुखी थी। जब मेरे पिता उनसे मिलने आए तो उन्होंने मां को इतना परेशान देखा कि उन्हें शक हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। मां ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन एक दिन जब परियों ने 5 भयानक दिखने वाले बोनों को मुझे लेने के लिए भेजा तो मां की हिम्मत टूट गई। उन्हें रोते हुए पिता को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी कि उन्होंने परियों को क्या जुबान दी है। जब पिताजी को यह पता चला कि मां ने परियों को क्या वचन दिया है तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने सुरक्षा के लिए मुझे और मां को एक बहुत ऊंचे मीनार के सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया और नीचे कड़ा पहरा बिठा दिया। पिताजी ने उन 5 बोनों को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें धक्के मारकर राज्य से बाहर निकलवा दिया। परियों को जब ये पता चला तो वे आगब बुला हो गई। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए हमारे देश में एक बहुत ही डरावना और बड़ा सा ड्रैगन भेज दिया। वो ड्रैगन इतना भयानक था कि जो भी इंसान उसके सामने आता वो उसे कच्चा चबा जाता। उसकी सांसों में ऐसी आग थी कि वो जिस चीज को भी छू लेता वो जलकर राख हो जाती थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आखिर में पिताजी इस तबाही से इतना तंग आ गए कि उन्होंने परियों को संदेश भिजवाया कि वे मुझे उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही पिताजी ने हार मानी, वे 5 बोने फिर से महल में आ धमके। उन्होंने मुझे एक सोने के पालने में लिटाया और मेरा छोटा सा बिस्तर भी उसी गाड़ी में रख दिया। परियों ने उस पालने को बहुत सावधानी से पकड़ रखा था। देखते ही देखते वो जादुई गाड़ी हवा की रफ्तार से उड़ने लगी और एक बहुत ऊंचे मीनार के पास जाकर रुकी। ये मीनार खासतौर पर मेरे लिए ही बनाया गया था ताकि मैं दुनिया की नजरों से दूर रहूं। वहीं पर मैं पली और बड़ी हुई।
परियों ने मेरे लिए दुनिया की हर अनोखी और कीमती चीज वहां जमा कर दी थी। मुझे वो सारी पढ़ाई और हुनर सिखाए गए जो एक राजकुमारी के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी मेरा कोई इंसान साथी नहीं था। वहां बस एक कुत्ता और एक तोता थे जो मुझसे इंसानों की तरह बातें किया करते थे। दिन में बस एक बार वो बूढ़ी परी उस भयानक ड्रैगन पर सवार होकर मुझे देखने आती थी। एक दिन की बात है, मैं अपने मीनार की खिड़की के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार पर पड़ी। वो शायद रास्ता भटक गया था और शिकार खेलते हुए परियों के उस जादुई जंगल में आ पहुंचा था। जैसे ही उसकी नजर मेरी खिड़की पर पड़ी, वो वहीं खड़ा हो गया और मुझे एकटक देखने लगा। जब हमारी आंखें मिली तो उसने बड़े प्यार से मुझे सलाम किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने परिवार के अलावा किसी नए इंसान को नहीं देखा था, इसलिए मुझे उससे बात करने की बहुत इच्छा हुई। वो मीनार इतना ऊंचा था कि हम दोनों को एक दूसरे की बात सुनने के लिए बहुत जोर जोर से चीखना पड़ता था। हम घंटों बातें करते रहे और जब रात हो गई तो वो राजकुमार बड़े दुखी मन से मुझे अलविदा कहकर वहां से गया। वो राजकुमार अब मुझसे मिलने के लिए रोज आने लगा। हमारी दोस्ती गहरी हो गई और एक दिन उसने मुझसे शादी करने की बात कही। मैंने भी उसका प्रस्ताव मान लिया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं उस ऊंचे मीनार से नीचे कैसे उतरूं। काफी सोच विचार के बाद मुझे एक उपाय सूझा। परियों ने मुझे समय काटने के लिए बहुत सारा धागा दे रखा था, जिसे मैं रोज काता करती थी। मैंने उन धागों को जोड़ जोड़कर एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी बनाई जो मीनार की खिड़की से जमीन तक पहुंच सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राजकुमार मुझे उस मीनार से नीचे उतरने में मदद दे रहा था, तभी एक बहुत ही बदसूरत और गुस्से वाली परी अपने ड्रैगन पर सवार होकर वहां से गुजरी। इससे पहले कि राजकुमार खुद को बचाने के लिए कुछ करता, उस ड्रैगन ने झपट कर उसे निगल लिया। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। परियां मुझसे बहुत नाराज थी। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे इतने सालों से इसलिए पाल रही थी ताकि मेरी शादी बोनो के राजा से कर सके। जब मैंने उस बोने राजा से शादी करने से साफ मना कर दिया तो परी ने गुस्से में आकर मुझ पर जादू कर दिया और मुझे एक सफेद बिल्ली बना दिया। उसके बाद वे मुझे इस महल में ले आई। यहां आकर मैंने देखा कि मेरे पिता के राज्य के जितने भी बड़े अफसर, सेनापति और दरबारी थे, वे सब यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। परियों ने उन सबको भी बिल्लियों में बदल दिया था। बाकी जो मामूली सिपाही और नौकर चाकर थे, उनकी तो शक्लें और शरीर ही गायब कर दिए गए। बस उनके हाथ छोड़ दिए गए ताकि वे हमारी सेवा कर सके। जब परियों ने मुझ पर यह जादू किया, तभी उन्होंने मुझे मेरे असली माता पिता और इस मीनार की पूरी कहानी सुनाई। वरना उस समय तक तो मैं उन परियों को ही अपना सब कुछ समझती रही थी। राजकुमारी ने भावुक होते हुए आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, मेरा शाप तभी टूट सकता था जब कोई नेक दिल राजकुमार मेरा सिर काट दे। तुमने वो साहस दिखाया और आज मैं और मेरे ये साथी फिर से इंसान बन सके हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर्यन, परियों ने मुझे बताया था कि मेरा ये शाप तभी टूटेगा जब मुझे किसी ऐसे राजकुमार का प्यार मिलेगा जो बिल्कुल मेरे उस पुराने राजकुमार जैसा दिखता हो। और सच कहूं तो तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बातें और तुम्हारा स्वभाव सब कुछ वैसा ही है। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो समझो मेरी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलो। राजकुमारी ने खुशी खुशी आर्यन का हाथ थाम लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महल में एक बड़ी हलचल शुरू हो गई। राजकुमारी के पीछे उसके सभी सेनापति, दरबारी और नौकर चाकर अपनी अपनी शानदार गाड़ियों में सवार हो गए। वे सब अब फिर से इंसान बन चुके थे और उनकी नीली, पीली और लाल रंग की वर्दियां
सूरज की रोशनी में चमक रही थी। गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और सजीली हो गई थी। घोड़ों के सिरों पर लाल कलगी लगी थी और उनके गले में चांदी के घुंघरू बज रहे थे। ये पूरा काफिला इतना अनोखा था कि दुनिया में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। आर्यन अपनी होने वाली पत्नी के साथ रथ में बैठा बहुत खुश था, क्योंकि राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही होशियार भी थी। जब वे उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे जहां आर्यन को अपने भाइयों से मिलना था, तो राजकुमारी रथ से उतरकर एक जादुई पालकी में बैठ गई। वो पालकी शीशे के एक महल जैसी थी, जिसके चारों तरफ रेशमी पर्दे लगे हुए थे। राजकुमारी ने वे पर्दे नीचे गिरा लिए ताकि उसे कोई देख न सके। आर्यन ने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई महल के बाहर टहल रहे थे और उनके साथ दो बहुत ही सुंदर राजकुमारियां थी। उन्होंने आर्यन को देखा तो मजाक उड़ाते हुए पूछा, कहो छोटे भाई, क्या तुम्हें भी कोई राजकुमारी मिली या खाली हाथ ही आए हो? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, अपने साथ एक सफेद बिल्ली लेकर आया हूं। यह सुनकर दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्या महल के चूहों को पकड़वाने के लिए बिल्ली लाए हो? इसी हंसी मजाक के बीच तीनों भाई अपने पिता के महल की तरफ चल दिए। हर राजकुमार और राजकुमारी अलग अलग गाड़ियों में थे, जिनके घोड़े बहुत सजे हुए थे। सबसे पीछे आर्यन की गाड़ी थी और उसके पीछे वो रहस्यमयी शीशे की पालकी, जिसे देखकर रास्ते के लोग हैरानी में डूब जाते थे। जब यह काफिला राजा के महल के सामने पहुंचा तो राजा को पक्का यकीन हो गया कि उसके बड़े बेटे बहुत ही सुंदर राजकुमारियां लेकर आए हैं। राजा को फिर से डर लगने लगा कि अब तो उसे अपनी गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। राजा ने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और आर्यन से पूछा, क्या तुम अकेले आए हो? आर्यन ने बड़े आदर से कहा, पिताजी, मैं अपने साथ इस शीशे की पालकी में एक सफेद बिल्ली लाया हूं। उसके पैर बहुत सुंदर हैं और वो बहुत प्यारा गाना गाती है। आप उसे देखकर निहाल हो जाएंगे। राजा अपने बेटे की सादगी पर हंसने लगा और बड़ी उत्सुकता से राजकुमारियों की डोलियों के पर्दे हटाकर उन्हें देखने लगा। आखिर में जब वो उस शीशे की पालकी के पास पहुंचा और उसका रेशमी पर्दा उठाया तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजकुमारी का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। उसके सुनहरे बाल कंधों पर लहरा रहे थे और सिर पर सफेद फूलों का ताज चांद की तरह चमक रहा था। राजकुमारी ने राजा को प्रणाम किया। वहां खड़ा हर इंसान बस उसे ही देखता रह गया। राजकुमारी ने राजा से बड़े प्यार से कहा, महाराज, आप फिक्र न करें, मैं आपका राजपाट छीनने नहीं आई हूं। मेरे पास पहले से ही 6 बड़े राज्य हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक राज्य आपको और 2 राज्य आपके बड़े बेटों को तोहफे में दे दूंगी। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके छोटे बेटे आर्यन से शादी करना चाहती हूं और हम दोनों के लिए मेरे बाकी के 3 राज्य ही काफी होंगे। राजकुमारी की ये उदारता और समझदारी देखकर राजा और पूरे दरबार के लोग खुशी से झूम उठे। राजा का सारा डर खत्म हो गया। उसी समय तीनों राजकुमारों की शादी धूमधाम से कर दी गई। इसके बाद हर राजकुमार और राजकुमारी अपनी अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। आर्यन और उसकी सुंदर राजकुमारी अपने जादुई महल में वापस लौट आए और हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।